आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा था। हमने क्लास में पढ़ते वक्त ये बात समझी कि जब आप बात कर रहे होते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखता था तो G इज इक्वल टू 4/3 रो पाई G इंटू RE एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और अगर आप प्लेनेट की सरफेस की बात करेंगे तो हम लिखते थे G डैश इक्वल 4/3 रो ऑफ प्लेनेट बाय G, और यहाँ पर जो है वो रेडियस ऑफ द प्लेनेट आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर मेरे पास रेडियस ऑफ प्लेनेट है, मैं वहां पर लिख सकता हूँ 2RE, और जो डेंसिटी थी वो 3 टाइम्स थी, तो जहां पर मैं डेंसिटी लिख रहा था वहां मैं लिख दूंगा 3 रो। हमें रेशो चाहिए किसका? G डैश ओवर G का। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो आप गौर करेंगे सारे वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या? 3 और 2, एंड 3 and 2 will give me 6. इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, मैंने समझाने के लिए इतनी वर्किंग की। बेसिकली मैंने जब ये 7-8 MCQs बनाए हैं तो मैंने इस आइडिया को जहन में रख के बनाया कि बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर आप सवाल पढ़ते हैं ना तो बड़ा आसान सा था। डेंसिटी टॉइस है, डेंसिटी थ्राइस है, रेडियस टॉइस है, फॉर्मूला मेरे जहन में है 4/3 रो पाई G RE। तो इसका मतलब है 2 और 3 को सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना था, तो बगैर किसी वर्किंग के मैं 6 आंसर जो है वो निकाल सकता था। ठीक। ठीक है सर। ठीक है जी सोनी। सर क्वेश्चन नंबर 37 नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू का बता सकते हैं आप? A satellite of mass m is बस orbiting दैट्स around इट। the earth. या आई गॉट द क्वेश्चन। देखिए, मैंने जब आपको पढ़ाई सैटेलाइट मोशन तो मैंने खासतौर पर जो है वो एक बात समझाने की जो है वो कोशिश की थी, और वो कोशिश ये की थी कि जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की तो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू √GM/R। याद है ये फॉर्मूला? जी सर। ठीक। अब इसमें जो मास है, ये मास किसका मास था? सैटेलाइट का मास था या उस प्लेनेट का मास था जिसके क्रॉस ऑब्जेक्ट घूमता है? हेलो। जी सर। ये जो मास है ना, ये मास सैटेलाइट का मास नहीं है, ये उस प्लेनेट का मास है जिसके अक्रॉस सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड बेसिकली सिर्फ उसके ऑर्बिटल रेडियस पे डिपेंड कर रही है। देखिए, ये वो कॉन्सेप्ट है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने इस्तेमाल किया, कि हमने मून की एक्सेलरेशन निकाली और फिर हमने मून की जगह एप्पल ले जाके रख दिया था, और हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन मून की है वही एक्सेलरेशन एप्पल की भी होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सिर्फ ऑर्बिटल रेडियस पे डिपेंड करती है, वो उस प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है जो रोटेट करा रहा है, वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। तो एज लॉन्ग एज ऑर्बिटल रेडियस इज द सेम, नो मैटर व्हाट इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, स्पीड विल रिमेन द सेम। तभी इसका आंसर ऑप्शन सी था। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, अगर आप में से और कोई बच्चा जो है वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। साइमन। माइनस सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे आपने कहा कि प्लेनेट की हमने जो जी की वैल्यू है वो हमने उसकी डेंसिटी और उसके रेडियस को मल्टीप्लाई करके निकाल ली थी, तो अगर हम बिल्कुल अर्थ की बात करें तो इसकी भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी दी जाए तो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड है ना। हमने सिर्फ एडवांटेज ही उठाया कि प्लेनेट की तमाम वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अर्थ है, तो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाना है सिवाय उन दो कांस्टेंट 2 और 3 के। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।
अगर आप में से कोई और बच्चा जो है वो कोई भी सवाल करना चाहे तो मैं 2 मिनट आपको और दे सकता हूँ। अच्छा, जब तक अगर आप में से किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन आ रहा है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी आंसर। सर मुझे एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि मतलब हमें फॉर्मूलाज कौन कौन से याद रखने हैं, लाइक आपने कहा था जो इक्वेशन के एंड में है ज्यादा मतलब अच्छा ये होगा अगर हम वो वाला याद रखें जो नहीं उसकी डेरिवेशन मैंने के ये, हाँ नहीं, जो ड्यूरिंग मैंने ये डेरिवेशन कहा आ था, रहे हैं वो नहीं करना। नहीं, मैंने ये कहा था कि एप्टीट्यूड में बच्चों का ख्याल ये होता है कि सिर्फ एंड रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। बात किसी हद तक सही है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका सोल्यूशन एंड रिजल्ट से नहीं आएगा, इंटरमीडिएट से आएगा। तभी मैंने आपको खासतौर पर वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ में डेंसिटी वाली इक्वेशन बताई थी। ठीक है, तो मैंने हरगिज ये नहीं कहा है कि आपको सिर्फ एंड रिजल्ट याद करना, और ना ही मैंने ये कहा है कि आपको पूरी डेरिवेशन याद करनी। मैंने कहा है कि आपको एंड रिजल्ट आना चाहिए, और अगर किसी भी डेरिवेशन के बीच में कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और डेरिवेशन आपको 1 से 2 दफा खुद से रिव्यू कर लेनी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंड रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है। जी हुजैफा। सर ये वाला क्वेश्चन था ना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस अ गैस परफॉर्म्स 100 जूल्स ऑफ हाँ, वर्क। मेरे ख्याल से आप जो है वो हीट का क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी, तो इसका जरा हाँ, बता मुझे दो। मुझे हीट बिल्कुल आता है, लेकिन मैं सिर्फ चाहूंगा ये कि फिलहाल मैं ग्रेविटेशन पे ही फोकस करूं, वरना चलिए सर ठीक, नेक्स्ट क्लास लेंगे ना तो फिर आपके पास पूछने को कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है। जी अब्दुल मुइस। सर क्वेश्चन नंबर 38 बता दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38, क्या ये अ वुमन ऑफ वेट 100 न्यूटन वाला? जी 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 सर, जी सर। अच्छा, देखिए, हाँ, पहली बात ये कि मैंने ये सवाल बनाया और इस सोच के तहत बनाया कि शायद कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो इस सवाल को पढ़ के बगैर पेन उठाए हुए इसका जवाब जो है वो निकाल लेगा। देखिए कैसे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि अपेरेंट वेट ज्यादा है, तो अपेरेंट वेट ज्यादा होने का मतलब है कि दिस मोशन शुड बी अपवर्ड। ठीक, और अगर ये आपके पास एक अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड मोशन में आपके पास होना क्या चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी। ओके, तो अगर आप जो है वो बात करते हैं अपवर्ड मोशन की, तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा? आपके पास अपवर्ड मोशन में फॉर्मूला लगेगा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टी माइनस डब्ल्यू। अब क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो टी भी गिवन है, क्वेश्चन में आपको जो है वो डब्ल्यू भी गिवन है। अगर मुझे क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज जो है वो अब्दुल मोइस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोले सर। जी, तो एम इक्वल टी माइनस डब्ल्यू। अब टी आपको 120 गिवन है, डब्ल्यू आपको 100 गिवन है, तो 120 माइनस 100 डायरेक्टली क्या बन जाएगा? 20। अगर मैं एक्सेल, हमें चाहिए थी वैल्यू ए की, ठीक है। वुमेन का मास कितना होगा? अगर मैं जी को 10 मान लूं तो मैं मास को 10 ले सकता हूँ, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एनीवन एल्स? अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी माजीज, तो 41 समझा दो। क्वेश्चन नंबर 41। मुझे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 41 शुरू का बता दें कि था क्या? अच्छा, वो क्वेश्चन है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं?
ओके, जो क्वेश्चन था, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 30%। डेप्थ का न्यूमेरिकल है, आसान सा सवाल था, आपने यूज करना था g डैश इक्वल 1 माइनस डी ओवर आर ई टाइम्स g। 30% का मतलब होगा 0.3 टाइम्स g। तो देखें, ये मैंने ट्रिक लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो भी वैल्यू आपको गिवन है सिर्फ उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 माइनस 0.3 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 0.7। तो 0.7 आ रही, अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपका 4.48 आंसर आ जाएगा। जी सवाल वालेकुम सर। वाह सर, सर ये क्वेश्चन नंबर 43 समझा दें, इसके अंदर 1/36 आंसर क्यों नहीं होगा? ये वो है वैल्यू ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 टाइम्स। यस सर। देखिए इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 6 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने बार बार ये बात बताई थी कि ग्रेविटेशन में डिस्टेंस हमेशा फ्रॉम सेंटर लिया जाता है। तो अगर वो सरफेस से 6 है तो वो सेंटर से कितना हो जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, रेसिप्रोकेट करेंगे 1/49। गॉट इट? सर क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करना बता दें। ये क्वेश्चन नंबर 42 रेडियस ऑफ प्लैनेट वाला। यस सर। आपने क्लास लेट ज्वाइन किया? सर यस, वो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी, आपने इन वो तो नहीं, मैं समझ गया, इसमें यकीनन मेरी ही गलती होगी। असल में प्रॉब्लम ये है कि मैंने लास्ट टाइम ये बात बताई थी, मैं एक दफा क्लास स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे लिए जो है ना वो वेटिंग रूम देखना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यस इसलिए कोशिश ये किया करें कि जल्दी ज्वाइन कर लें। एनीवेज मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जो ओके। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके पास, उसमें जिक्र किया जा रहा है जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या है, 4/3 रो पाई जी आर ई। जिक्र किया जा रहा है जी एट द प्लैनेट 4/3 टॉइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, इनफैक्ट थ्राइस पाई जी टॉइस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या आप ये दो इक्वेशन समझ पा रही हैं? यस सर। ठीक। फिर बात हो रही है रेशो की। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो इन दोनों को डिवाइड करने से अब मेरे पास होना क्या, देखिए सारी चीजें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक। जब सब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचना सिर्फ क्या है, 3 × 2, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। 6। ओके। यस सर, थैंक यू। जी तनिषा। सर आप क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस कर सकते हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल डिस्कस कर सकता हूँ। क्या ये सैटेलाइट ऑफ मास m वाला? नो सर, स्फेरिकल प्लैनेट हैज मास m एंड डायमीटर d। ओके ओके, गॉट इट। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारे लिए कैच था वो क्या था, सवाल में डायमीटर गिवन है और हमें इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं जी की, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, GM/r²। अब मेरे यस पास सर। जितने ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ रेडियस नहीं है, वो ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ डायमीटर है। लेकिन मुझे तो रेडियस चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो रेडियस होता है वो बेसिकली डायमीटर का हाफ होता है? अब आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, GM, और ये बनेगा D²/4। अब मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन बदल जाती है। मैं आपको उसका आसान तरीका बताता हूँ। देखिए ये मेन फ्रैक्शन है, ये D² इसका डिनोमिनेटर है और ये 4 इसका डिनोमिनेटर है। तो हम रूल ये याद रखते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बेसिकली न्यूमरेटर हुआ करता है। तो ये बन जाएगा 4 टाइम GM/D²। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? जी तनीषा। सर गलती से वो हो गया फिर से। अच्छा, गलती से हो गया।
जी, आप में से कोई और बच्चा अगर कोई क्वेश्चन जो है वो करना चाहे। जी सर एजाज। सर सेंट्रीफ्यूगेशन में लाइटर ऑब्जेक्ट सेंटर में क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन क्योंकि सर देखिए, हमें तो जी बोले। तो जब ब्लेंडर मूव कर रहा होता है उसमें तो खाली जगह होती है ना सेंटर में। हाँ, क्योंकि वो खाली जगह इसलिए होती है क्योंकि जो डेंसर फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, तो अब सिर्फ एयर ही बच गई ना। अच्छा मैं ठीक। आसान कर देता हूँ। देखिए, सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स वो फील करेगा, उतनी ज्यादा फोर्स से वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है। जी। Okay, the last 2 minutes. If any one of you have any question related to the test or anything related to gravitation, you feel free to ask. Okay, मेरा ख्याल है कि अब आप में से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा, तो अब हम जो है वो टाइम बचा लेते हैं और अपने असल टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे वेव मोशन साउंड की, और वेव मोशन साउंड में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था वाइब्रेटरी मोशन का। उसके बाद मैंने शुरू किया था हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ में जहां तक हम पहुंच गए थे मैं उसको समराइज कर दूं, F इक्वल के एक्स था। इस के को मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया था, और फिर मैंने एक बात समझाने की कोशिश की थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ कंडीशनल कांस्टेंट। जब आप स्प्रिंग का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे, तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक। मैंने एग्जांपल ये दी थी कि अगर आपके पास 4 टन है और कांस्टेंट के है, अगर आप इसके 2 टन के 2 स्प्रिंग बना दें तो दोनों का कांस्टेंट डबल हो जाएगा, क्योंकि अब स्प्रिंग को स्ट्रेच करना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। फिर मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की थी कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन था कि जिसमें आपने एक स्प्रिंग से दूसरा स्प्रिंग जो है वो सीरीज में लगाया, तो जो कांस्टेंट था वो कम हो गया था और वो निकलता था 1/k1 प्लस 1/k2। और अगर आपने इन स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में 1, यहाँ पे 2, ये कांस्टेंट k1, ये कांस्टेंट k2, तो जो टोटल कांस्टेंट होगा वो k1 प्लस k2 से आएगा। यहां तक की बात वो बात थी जो मैंने आखिर में आपको बता दी थी। अगर इस हवाले से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहां से अब आगे बढ़ूंगा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना है कि ये सीरीज में रेसिप्रोकेट क्यों हो रहा है? देखिए, सीरीज में रेसिप्रोकेट इसलिए हो रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट कम हो जाया करता है। ठीक। अगर आप डायरेक्ट सम करते हैं ना तो वैल्यू बढ़ती है, और जब आप रेसिप्रोकल में सम करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक। सर लेकिन के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वो तो एक्स से इनवर्स रिलेशन में है ना, तो जब हम सीरीज में दो स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो उनकी लेंथ ठीक तो है, बढ़ रही, तो तो तभी तो लेंथ कांस्टेंट कम हो रहा है। वो रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं ताकि वैल्यू कम आए। जी, वैल्यू कम आए। k1 माइनस k2 क्यों नहीं कर रहे? सॉरी। अच्छा, देखिए असल में डेरिवेशन जो है ना वो अब हम वो उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे। फिलहाल डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लें, इससे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा ये रिलेशन आया कहाँ से। वरना ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कहते हैं ना कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता था जी कि सीरीज में जी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हम डायरेक्ट सम कर देते थे, और पैरेलल में जो है वो कम होती थी तो हम रेसिप्रोकल में करते थे। ठीक। तो फिलहाल आप ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लेगा, कभी हमारे पास टाइम हो तो मैं फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखा दूंगा कि ये आता कैसे। जी ठीक। जी सर मुझे ये पूछना है कि मतलब जो स्प्रिंग पे जो फोर्स मतलब ये जो फॉर्मूला ड्राइव होता था ये तो रिस्टोरिंग फोर्स पे होता था, और इसमें माइनस के एक्स आता था, तो सर रिफॉर्मिंग फोर्स वो तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, उसमें तो एक्स फिर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फिर हुक्स लॉ हम उस पे किस तरह अप्लाई कर रहे हैं? किस पे? डिफॉर्मिंग फोर्स पर, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स पर अप्लाई होता था, जो स्प्रिंग खुद लगाता था नहीं 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 ऑपोजिट नहीं डायरेक्शन।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके सवाल में ही असल में आपका जवाब भी मौजूद है। अब आज मैं रिस्टोरिंग फोर्स का जिक्र करने वाला हूँ। बात सिर्फ यह है कि जब आप हुक्स लॉ की बात करते हैं तो हुक्स लॉ इज वैलिड ऑन डिफॉर्मिंग फोर्स। हुक्स लॉ क्या कहता था, आपने मैट्रिक में पढ़ रखा है कि स्ट्रेसिंग प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड स्प्रिंग को डिफॉर्म करती है आइदर बाय कंप्रेसिंग इट और बाय स्ट्रेचिंग इट, राइट? यस। तो ये फॉर्मूला जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए बेसिकली। फिर सर नेगेटिव साइन क्यों आता था उस टाइम पे? अभी बस नेगेटिव साइन अगले 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अभी हम नेगेटिव तक असल में पहुंचे नहीं है। मैंने लास्ट टाइम सिर्फ डिफॉर्मिंग का जिक्र किया था, अगर मुझे गलत याद नहीं है। मैंने रिस्टोरिंग का जिक्र नहीं किया, वो मैं अब करने वाला हूँ, ठीक है? यस, ओके। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया तो आप बाद में बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ तक का काम जो है वो थोड़ा सा मैंने प्रीवियस क्लास से जो है वो कनेक्ट कर दिया आप लोगों को। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखें, अगर मैं आपको स्प्रिंग सिस्टम दोबारा याद दिलाऊं, एक स्प्रिंग था जिससे एक मास कनेक्ट किया गया, ये पॉइंट ओ पर मौजूद है। मैं ये चाहता हूं कि ये इस मास मूव करे और ये मूव करते करते एक नई पोजीशन एक्वायर कर ले जिसको मैं नाम देता हूं ए का। तो लाजमी तौर पर हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिस फोर्स को हम एफ कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि जब आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की तो स्प्रिंग के अंदर एक रिएक्शन जनरेट हुआ और उस रिएक्शन को हमने नाम दिया किसका? रिस्टोरिंग फोर्स का। अब अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होगा के एक्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। तभी हम जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस लगाते थे, और ये उसूल हर जगह है। तमाम केसेस में जब भी आप रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब ये होगा कि एक माइनस साइन जो है वो इन्वॉल्व रहेगी। रिस्टोरिंग फोर्स को रिस्टोरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी की ओरिजिनल को रिस्टोर करना चाहती है। देखिए, यहां पर मैं आपको दो टर्मिनोलॉजीज का फर्क बताऊं। एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं इनर्शिया, और एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों के बिहेवियर में एक बड़ा वाजे सा फर्क है। दोनों एक दूसरे के 180 हैं। 180 से क्या मुराद है? इनर्शिया क्या चाहता है? बल्कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई बच्चा अटेम्प्ट करे इस फर्क को समझाने के लिए। सर, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। या इवन अगर आप में से कोई सिर्फ यही बता दे कि इनर्शिया क्या होता है, तो फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जी हसन। सर, इनर्शिया दरअसल वो फोर्स है जो चाहता है कि बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करे। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे। बस कि रिस्टोरिंग फोर्स उसकी ओरिजिनल स्टेट को वापस आना चाहता है। अगर वो आगे जा रहा है और वो पहले पीछे था तो वो वहां। बिल्कुल, आपने सब बिल्कुल सही कहा, पर याद रखिएगा इनर्शिया फोर्स नहीं है। इनर्शिया मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो उसकी मास या डेंसिटी पे आप कह सकते हैं कि डिपेंड करते हैं। लेकिन आइडिया आपका बिल्कुल ठीक है कि इनर्शिया मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि बॉडी अपनी करंट को मेंटेन करे। बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। इसके बरखिलाफ अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो ये चाहती है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल को मेंटेन करे। इस फर्क को ध्यान में रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, वाइब्रेटरी मोशन के 4 हिस्से थे। जब आप इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए पर रिलीज करेंगे तो ये पॉइंट ए पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये वापस जाएगा। और जब ये वापस जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा? ओ यहां पर है, ए यहां पर है, यहाँ एक नया पॉइंट बनेगा बी, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब अब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो लेफ्ट पर होगी। अगर मैं जो वो कलर्स का थोड़ा सा ख्याल रख लूं तो शायद आपके लिए रिलेट करना आसान हो जाए। अब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो लेफ्ट पर होगी, रिस्टोरिंग हमेशा अपोजिट होती है, तो वो अब दोबारा कहां जाएगी? राइट पर। तभी हमने कहा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। अब अगर आप इस बॉडी पे से अप्लाइड फोर्स हटा दें, अप्लाइड फोर्स का मतलब है आप ये ब्लू फोर्स हटा दें, तो अब बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, जब ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस लग रही होती है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? ज्यादा माइनस कम।
मैंने आज ही वो एलिवेटर वाली में एग्जांपल दी कि टेंशन ज्यादा है, वेट कम है, तो T माइनस डब्ल्यू करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स लग रही है तो वो एक फोर्स ही हमारा क्या होती है, रिजल्टेंट। तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं MA इक्वल माइनस KX, A इज इक्वल्स टू माइनस K ओवर M टाइम X। अब एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए K भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, A इक्वल माइनस कांस्टेंट टाइम X, यानी A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस X। अब इस रिजल्ट के दो मतलब आपने सीख रखे हैं। यहां से हमें क्या क्या पता चलता है? नंबर 1, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। देखिए मैं फ्रॉम मीन बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा फ्रॉम मीन निकाला जाता है। और दूसरी बात क्या थी, याद है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन। और यहां पर माइनस मौजूद है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन तो इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो हम क्या कहेंगे, A इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। इस टुवर्ड्स मीन की एक लॉजिक मेरे जहन में और भी है। जरा इन रेड फोर्सेस को देखिए जिनको मैं रिस्टोरिंग का नाम दे रहा हूं। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि एक्सीलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में हुआ करती है। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, सो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, राइट? इन दोनों बातों को मिलाकर हम बेसिकली नाम दिया करते थे किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास किस्म की वाइब्रेटरी मोशन हुआ करती है। जब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास किस्म की वाइब्रेटरी मोशन है जो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे करे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो अब जब कभी भी हमारे सामने वाइब्रेटरी मोशन होगी और हमसे कहा जाएगा बताएं ये वाइब्रेटरी है या ये सिंपल हार्मोनिक है, तो जो चीज हमें चेक करनी होगी वो ये दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। अच्छा, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर में कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ चार प्रॉपर्टीज और पढ़ी जिनको हम नाम देते थे किसका, कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर आपको कंडीशन याद दिलाऊं तो जरा इस वाइब्रेटरी मोशन को गौर से देखें। ये पॉइंट ए से शुरू हुई है, तो अब जब ये वाइब्रेटरी मोशन चलेगी तो ये कैसे चलेगी? बॉडी ए से ओ जाएगी, ओ से बी जाएगी, बी से ओ जाएगी और ओ से ए जाएगी। मैंने पूरी वाइब्रेटरी मोशन को चार कंपोनेंट में डिवाइड किया है। अगर मैं एक जुमला इस्तेमाल कर लूं कि वो तमाम वाइब्रेटरी मोशन जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है, वो तमाम मोशन जो टुवर्ड्स मीन है वो रिस्टोरिंग है। तो ए से ओ इज बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, बी से ओ इज बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब बॉडी ए से ओ की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब है, मैं जिस इक्वेशन को मैंने अभी अभी ब्लॉक किया F इक्वल माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। अगर बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और अगर लॉजिकली सोचा जाए तो बात बिल्कुल सही है। रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद है कि बॉडी अपनी मीन पर आ जाए। जब बॉडी मीन पर आ गई तो रिस्टोरिंग का मकसद ही पूरा हो गया, वो खत्म हो जानी है। तो अब अगर बॉडी मीन से आगे जाएगी तो इट विल मूव बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो ये वाइब्रेटरी मोशन दो एजेंट्स की वजह से होती है। नंबर 1 रिस्टोरिंग फोर्स, नंबर 2 इनर्शिया। तो अब कंडीशंस क्या है? नंबर 1,
motion must be vibratory. सिंपल हार्मोनिक के लिए वाइब्रेटरी मोशन होना जरूरी है. नंबर 2, there must be some restoring force. Number 3, system must possess inertia. And last, अगर आप गौर करें तो ये ब्लॉक सरफेस पे स्लाइड करेगा. जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता है तो एक फोर्स जनरेट होती है, जिस फोर्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है, फ्रिक्शन. मैंने इस पूरी वर्किंग में कहीं पे फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, यानी मैं फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान रहा हूं. राइट? तो अब अगर फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है तो ये बात हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शन लेस. तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 4 इसकी कंडीशंस हैं. कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन बगैर इन 6 बातों को फॉलो किए बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी. ठीक? अच्छा, जब आप बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ फॉर्मूलाए हैं जो आपको जहन में रखने होंगे. देखिए, पहली बात, हर वाइब्रेटरी मोशन का एक टाइम पीरियड होता है. अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना चाहूंगा तो वो कैसे निकलेगा, ये भी हमें आइंदा देखना है. वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, कैसे निकलेगी. काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूंगा, कैसे निकलेगी. पोटेंशियल निकालना चाहूंगा, कैसे निकलेगी. तो अब जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, उस स्टेप नंबर 2 में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक को स्टडी करेंगे. तो अगर ये जो कुछ अभी मैंने आपको बताया इस पूरा आपके स्क्रीन पे आ भी रहा है, अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ लें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो शायद हम यहाँ पर वापस आए, लेकिन हम इसमें जो हमने रिलेशन यूज किया वो हम डेफिनेटली यूज करेंगे. तो अगर यहाँ तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. अस्सलाम जी वालेकुम सर. वाह सर. सर, मैंने पूछना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम स्पेसिफिक क्यों यूज करते हैं लफ्ज? हम क्यों ये यूज कर रहे हैं? हाँ जी, इसकी खास बात क्या है जो हम यूज कर रहे हैं? देखिए, अभी थोड़े टाइम बाद हम पढ़ रहे होंगे स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक. ठीक है? तो वहां पर अगर आप मुझसे ये सिंपल हार्मोनिक पूछेंगे ना तो मैं आपको वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब हो जाऊंगा. क्योंकि अगर मैंने अभी समझाने की कोशिश की तो वो हम एक टॉपिक से दूसरे में चले आएंगे, शायद आप कंफ्यूज हो जाए. सवाल आपका मुझे याद रहेगा, मैं जब भी वो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल खुद बताऊंगा, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो आप अपना क्वेश्चन जब मैं स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा रहा हूँ वहां पर जो है ना वो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा. ओके सर, थैंक यू. जी आंसर. सर, मुझे पूछना था कि जब बॉडी O से B और O से A जा रही है तो वो इनर्शिया की वजह से क्यों, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्यों नहीं जा रही? देखिए, मैंने अभी एक बात बताई थी. आपको अभी एक डायग्राम नजर आ रही होगी ग्रीन कलर से बनी हुई है जिसमें मैंने A को सर्किल किया हुआ है. कैन यू सी दैट डायग्राम? देखिए, जब बॉडी A से O की तरफ जा रही है तो मुझे ये बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो रही है? कम हो रही है. कम हो रही है. जब बॉडी मीन पर पहुंचेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यस. और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपको एक रेड कलर में इक्वेशन ब्लॉक हुई भी नजर आ रही है, रिस्टोरिंग फोर्स के F इक्वल माइनस KX. जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया दैट मींस रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी मीन पर पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी. जब फोर्स नहीं है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद कीजिए. In the absence of an external force, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion. तो बॉडी अपने इनर्शिया को फॉलो करके आगे जाना चाहेगी. ठीक है? ठीक है. समन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर.
सर ये जी ओ से ए और ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगा? बिल्कुल, याद रखिए वाइब्रेटरी मोशन है ना, तो ये सिमेट्रिक होगी। और सर जो ये इनर्शिया जो फोर्स अप्लाई, मतलब इनर्शिया के दौरान जो फोर्स अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर, तो वो जी उसी के उसके बराबर ही होगी जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की थी? क्योंकि एक्शन रिएक्शन है ना, डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग बराबर होता है। नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, जो इनर्शिया के दौरान जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी अपनी देखिए बॉडी इनर्शिया, की वजह से। देखिए पहली बात इनर्शिया फोर्स नहीं है। अब जब बॉडी ओ से बी मूव कर रही होगी तो वंस अगेन वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही होगी, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। और वो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके सर, होगी उसके ऑपोजिट और इक्वल। जी जी थैंक यू सर। जी संध्या। सर एक्सीलरेशन मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड कैसे है? देखिए दो लॉजिक थी इसकी, एक तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम मीन है तो इसका अपोजिट क्या होगा, टुवर्ड्स मीन। और दूसरी मैंने क्या बात बताई थी, न्यूटन का सेकंड लॉ, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, तो फिर एक्सेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। इज इट क्लियर? जी सर। ओके अब आप लोग जो है वो 2 मिनट लीजिए, सोच लीजिएगा। कोई भी आपके जहन में कंफ्यूजन है, मैं 2 मिनट बाद आपसे क्वेश्चन लूंगा, देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। जी इकरा, हेलो इकरा, यू वांट टू आस्क समथिंग? साइमन आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कोई? यस सर। सर अगर जी बॉडी ए से ओ की तरफ आई है मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो हम मीन पोजीशन पे कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स 0 है जब मीन पोजीशन पे पहुंच मैंने गए? बिल्कुल बिल्कुल ये बात मैंने जो है वो आज ही के लेक्चर में 3 से 4 दफा रिपीट की कि जब बॉडी अपनी जो है वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी जो है वो 0 हो गए। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सो अब अगर किसी के सामने कोई क्वेश्चन नहीं तो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब जो चैप्टर का पोर्शन हमें डिस्कस करना है बेसिकली एक ऐसा पोर्शन है जिससे रिलेटेड हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो पोर्शन है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखिए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्राइव करने के लिए एक कास्ट सिस्टम का केस कंसिडर किया था, शायद आपके जहनों में हो, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन को रिलेट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारी तमाम डिस्कशन से वो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। हमने कंसिडर की थी एक सर्कुलर मोशन। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुक जाएं और मुझे सिर्फ एक बात जो है वो अगर बता दें कि जब हम बात करते हैं सर्कुलर
मोशन की। तो सर्कुलर मोशन आपके पास दो तरह की होती है, एक कहलाती है क्या, सर्कुलर मोशन, और दूसरी आपके पास कहलाती है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जी ऐसा सर सर्कुलर मोशन में सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आसान फायदों में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप वेलोसिटी की बात नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब हम जुमला इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये होता है स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, और जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखिए अगर आप एक फैन की बात करते हैं जो ऑफ था, द मोमेंट यू स्विच्ड इट ऑन, वो घूमना शुरू करेगा और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और एक वक्त आएगा वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा। तो ऑफ स्टेट से लेके मैक्सिमम तक पहुंचने तक उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, कि वो ग्रेजुअली बढ़ रही थी। But once it has attained the maximum speed, that maximum speed has become constant. इसका मतलब है कि पहले वो सर्कुलर थी और अब वो क्या बन गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर। इसी तरह अगर आप कार के व्हील को देखिए, जो कार का व्हील है, अगर कार रेस में थी, जब कार आगे जाएगी तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, वो सिर्फ सर्कुलर है। और जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा, वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो बन जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर का मतलब एक ऐसी मोशन हुआ करती है जिसमें स्पीड आपके पास क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए, ठीक। तो पहला फर्क तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्कुलर में और यूनिफॉर्म सर्कुलर में फर्क क्या है। दूसरी बात याद रखिएगा, कोई भी सर्कुलर मोशन विदाउट एक्सेलरेशन नहीं होती। हमने चैप्टर 4 फिलहाल नहीं पढ़ा हुआ, आप जब भी पढ़ेंगे आप इन बातों को लिंक करेंगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है, मैं थोड़ी सी जो है वो वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि हम लिंक कर सकें, कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में होता है तो दो तरह की के सिनेरियोज जो है वो हम बना सकते हैं। और वो दो तरह के सिनेरियोज हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो दो तरह के सिनेरियोज ये हैं कि या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, जिसको नाम दिया जाता है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, AC = v²/r। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन परफॉर्म नहीं करता, या अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ सर्कुलर है, तो इस ऑब्जेक्ट में सेंटीपीटल तो होगी, लेकिन सेंटीपीटल के अलावा भी एक्सेलरेशन होती थी। शायद आपको याद आ जाए कि हम इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते थे, हम इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो r अल्फा से निकलती है उसकी बात करते थे। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो उसके बाद तीन तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है। सेंटीपीटल, जिसका ताल्लुक सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन से है। एंगुलर, जिसका ताल्लुक चेंज इन मैग्नीट्यूड से। और फिर आपने एक पढ़ी थी टेंजेंशियल, A = r अल्फा। अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो रिमेंबर वन थिंग, इट हैज ओनली वन एक्सेलरेशन व्हिच इज सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, व्हिच इज गिवन बाय v²/r। अब मैंने कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ का सेंटर है पॉइंट O। अगर मैं यहां पर डायमीटर बना दूं तो वो डायमीटर है AB। तो नेचुरली जो रेडियस मेरे पास होगा, वो रेडियस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस, मैं इस रेडियस को नाम दे रहा हूं किसका, r का। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट पार्टिकल इज p। तो मैं इस पूरी डिस्कशन में दो चीजों का जिक्र करूंगा, बातें गौर से सुनते रहिएगा ताकि चीजें इंटैक्ट रहें। P is a particle which is performing circular motion, और मैं सर्कुलर भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Particle P is performing uniform circular motion. After some times it will be at this point. तो अब ये वाला डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा,
रेडियस। क्योंकि पार्टिकल पी परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैं इसकी ऑर्बिटल स्पीड को नाम दे देता हूं किसका, वीक। और हमें मालूम है सर्कुलर पाथ पे स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होती है, और टेंजेंट रेडियस के क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो अब आपके पास सेंटीपिटल स्पीड मौजूद है v। फिर हम क्या करते थे, हम p के शेडो की बात करते थे। अगर मैं पॉइंट p का शेडो बनाना चाहूं तो शेडो बिल्कुल इसके नीचे मुझे नजर आएगा, जो डायमीटर पे मोशन परफॉर्म करेगा, दैट शेडो इज q। अब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, जब पार्टिकल p इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, शेडो विल बी परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन। हाउ, पार्टिकल p मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी एक सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह। जो शेडो q है वो मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी कुछ इस तरह। यानी मैं कह सकता हूं कि p ने आधी रोटेशन कंप्लीट कर ली और q ने आधी वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। इसके बाद आपके पास पार्टिकल p b से a वापस जाएगा कुछ इस तरह, और जो प्रोजेक्शन q है, जो शेडो q है, वो b से a वापस जाएगा इस तरह। मैं ये कह सकता हूं जितना टाइम प्रोजेक्शन या शेडो लेगा वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, उतना ही टाइम पार्टिकल p लेगा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितने टाइम में पार्टिकल p एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उतने टाइम में पार्टिकल q एक या शेडो q या प्रोजेक्शन q एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। अब सबसे पहले हमें ये प्रूफ ये करना होता था कि इफ p इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन q इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे प्रूफ करते थे? आपने ये कहा कि पार्टिकल p जो परफॉर्म करता है वो बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन हुआ करता है, वो है सेंटीपिटल। तो आप कहते थे बराबर होगा v स्क्वायर ओवर r के। फिर आप कहते थे कि पार्टिकल p की एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और हमें मालूम है चैप्टर 4 से v इक्वल r ओमेगा। आप सिंप्लीफाई करते थे तो ap बन जाता था r ओमेगा स्क्वायर। दिस इज सेंटीपिटल एक्सेशन ऑफ पार्टिकल p। अच्छा, अब क्योंकि शेडो जो है वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो एक बात तय है, शेडो की अपनी तो कोई मोशन नहीं है। आप इसको बिल्कुल इस तरह समझिए कि अगर मेरे पास एक फुटबॉल फील्ड है और यहाँ पर एक फुटबॉल रखी हुई है, अगर मैं इस फुटबॉल को किक मारूं तो ये बॉल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगी, पैराबोलिक पाथ। ग्राउंड पर इस बॉल का शेडो चलेगा। अगर बॉल यहाँ पर है तो शेडो यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर है तो शेडो यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर है तो शेडो यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बॉल की मोशन का एक्स कंपोनेंट निकाल लूं तो वो बेसिकली शेडो की मोशन को क्या करेगा, रिलेट। अब ये जुमला की है, इस की पॉइंट को अपने जहन में रखिए। द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल actually represents motion of projection. Horizontal component of particle, और मैं यहां पर लफ्ज मोशन लिख देता हूं, मोशन ऑफ पार्टिकल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब अगर मुझे शेडो का एक्सेलरेशन चाहिए होता था तो मैं ये कहता था कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो आपने फॉर्मूला ये लिखा था कि अगर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ शेडो तो मैं पार्टिकल की एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकालूंगा। अब जब आपने ये इक्वेशन लिखी तो अब आपको एक बात, आपको एक बारीक सा पॉइंट है जो शायद याद हो, वेक्टर का एंगल वेक्टर की टेल पे बनता है या वेक्टर के हेड पे बनता है? कोई आप में से इस बात का जवाब देना चाहेगा? अगर आज मैं वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहता हूं तो क्या मुझे वेक्टर इस पोजीशन में चाहिए
या इस पोजीशन में चाहिए, 1 और 2। जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो वेक्टर का एंगल वेक्टर की टेल पे बनता है या हेड पे बनता है? जी आंसर सर टेल पे बनता है, 1। टेल पे बनता है, बिल्कुल सही। याद रखिएगा वेक्टर का जो एंगल है वो एंगल हमेशा वेक्टर की टेल पे बनता है। अब यहाँ पर जो मैं एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूंगा तो वो तो ये होगी। तो एंगल तो वेक्टर के हेड पर बन रहा है, वेक्टर की टेल पर नहीं बन रहा। इस बात को सही करने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ फॉर्मूले में एक माइनस साइन लगा देते थे, क्योंकि अब गौर करें, अगर एपी इज टुवर्ड सेंटर तो हेड सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं एपी के साथ माइनस लगा दूंगा तो ये वेक्टर पलट जाएगा, तो अब एपी की टेल सेंटर पे आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आप क्या करते थे, आप यहाँ पर cos थीटा कैलकुलेट किया करते थे। और cos थीटा कैसे कैलकुलेट करते थे, देखिए आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आएगी। मैं अगर वो ट्रायंगल थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं, ये वाली ट्रायंगल OPQ। अगर आप ट्रायंगल OPQ को देखें तो O से Q X कहलाएगा। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो प्रोजेक्शन ट्रेवल करता है। ठीक, अच्छा याद रखिएगा वेक्टर ट्रायंगल में तमाम साइड्स की नेचर का सेम होना जरूरी है। अगर मैंने OQ को X कह दिया है तो मैं OP को AP नहीं लिख सकता, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट की नेचर सेम होती है। लिहाजा मैं O से P को R लिखूंगा, क्योंकि R भी डिस्टेंस है, X भी डिस्टेंस है। अब मैं यहां से cos थीटा बआसानी निकाल सकता हूं। cos थीटा इज गिवन बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये क्या बन जाएगा, x ओवर r। वैल्यू को पुट करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, हमारे पास इक्वेशन बनती थी AQ इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब अगर मैं ये कहता हूं कि पार्टिकल P की मोशन सिर्फ सर्कुलर है तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मैं क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा ख्याल है कि आप में से हर बच्चे को जो है वो आवाज सुनाई दे रही होगी। मेरी तरफ से सब ओके है। यस जी सर, आवाज आ रही साइमन, है। यस सर, आवाज आ रही है आवाज। ना? बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैंने 2 मैसेज व्हाट्सएप पे रिसीव किए कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर कभी भी ऐसा हो ना, जस्ट रेज योर हैंड। और मेरे ख्याल से हुजैफा या तो सवाल करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपना हैंड जो है वो पिछले आधे घंटे से रेज किया हुआ है। तो कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल रिस्पॉन्ड इंस्टेंटेनियसली। एनीवेज, अगर मैं कहूं कि पार्टिकल P की मोशन सिर्फ सर्कुलर मोशन है तो मैं ओमेगा को कांस्टेंट नहीं कह सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो अब अगर मैं कहूं कि इस पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मैं कहूंगा ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो AQ इक्वल माइनस कांस्टेंट टाइम x, जिसका मतलब है AQ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इस रिलेशन को देखिए, क्या मैं कह सकता हूं ये रिलेशन जो है वो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशन से मैच कर रहा है, A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक, तो अब हमने रूल क्या समझा है, हमारा रूल यह है, इस रूल को समझ लीजिए। अगर पार्टिकल P परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन तो Q परफॉर्म करता है वाइब्रेटरी मोशन। अगर पार्टिकल P परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो फिर Q परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो मैंने रिजल्ट ब्लॉक किया ना, AQ इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जब भी आपसे बात की जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में A बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x के। अब याद कर लें, अगर बॉडी मीन पर है तो मीन पर x की वैल्यू 0 होती है, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0। और अगर बॉडी एक्सट्रीम पर है
तो जब बॉडी एक्सट्रीम पर होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, क्योंकि एक्सट्रीम पे एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड बन चुका होता है। ये इक्वेशन प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब है ये फंडामेंटल रिलेशन है हमारे लिए। जहां जहां पर लफ्ज सिंपल हार्मोनिक इस्तेमाल होगा वहां पे आंखें बंद करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब अगर मैं सिंपल हार्मोनिक का टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको याद होगा एंगुलर स्पीड इज गिवन बाय थीटा ओवर टाइम। एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन का कोई मुझे एंगल बता सकता है कितना डिग्री एंगल हुआ करता है? एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन में कंप्लीट एंगल कितना बनता है? जी हो नैना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर 360। बिल्कुल सही। देखिए, जब आप बात करते हैं एक वाइब्रेटरी मोशन की तो ये एंगल होता है 360 डिग्री। शायद आपको फर्स्ट फेज से बात याद हो कि अगर एंगल बगैर किसी टिग्नोमेट्रिक रेशियो के है ना तो वो कभी भी डिग्री में यूज नहीं होगा, आप उसे रेडियन में इस्तेमाल करेंगे। 360 डिग्री इज बेसिकली 2 पाई रेडियन। तो हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं वन वाइब्रेशन की, तो वन वाइब्रेशन के लिए जो थीटा होगा वो वन वाइब्रेशन के लिए जो थीटा होगा वो थीटा बराबर होगा किसके? 2 पाई रेडियन के। और जो टाइम होगा वो टाइम लिखा जाएगा कैपिटल टी। तो जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की तो याद रखिएगा वन वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड हम इस्तेमाल करते हैं वो टाइम पीरियड आपके पास कैसे निकलेगा? थीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि मैं रेडियन में एंगल इस्तेमाल करता हूं, और जो टाइम है वो कहलाएगा टाइम पीरियड। तो इसका मतलब t इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा। ये रिलेशन टाइम पीरियड है हर उस ऑब्जेक्ट का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक था, आप कहेंगे यस। अब आप प्रॉब्लम कहां पर फेस करेंगे? अगर आप इस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना चाहें तो आप स्प्रिंग सिस्टम में तो ओमेगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओमेगा तो सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए है। तो तभी तो हमने कहा ये इक्वेशन प्रोटोटाइप है, ये मॉडल है। जिस केस पे अप्लाई करेंगे उसके लिए इसे ऑल्टर करना पड़ेगा। तो याद करें, जनरली स्पीकिंग फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक स्प्रिंग सिस्टम के लिए ए इक्वल माइनस के ओवर एम टाइम एक्स। मैंने आज की क्लास में ये दोनों इक्वेशन ड्राइव की, स्क्रॉल अप करेंगे, यू कैन इजीली सी। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर बेसिकली के ओवर एम है। तो ओमेगा क्या बन जाएगा? अंडर रूट के ओवर एम। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहता हूं स्प्रिंग सिस्टम पे तो मैं क्या करूंगा? जहां पर मेरे पास ओमेगा है वहां मैं रख दूंगा अंडर रूट के ओवर एम, और फाइनली फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कनेक्टेड विद स्प्रिंग। थोड़ी सी कबल वक्त बात हो जाएगी, लेकिन आइडिया को ज्यादा कॉन्क्रीट करने के लिए एग्जांपल दूं। जब आप पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम के लिए आपके पास जो रिलेशन बनता था वो रिलेशन ये बनता था, A इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल टाइम एक्स। तो पेंडुलम के लिए ओमेगा होता था अंडर रूट जी ओवर एल। अगर आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड चाहिए तो आप ओमेगा की जगह अंडर रूट जी ओवर एल रखेंगे और फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हम बेसिकली दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां पढ़ेंगे, एक वो जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक वो जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? जहां तक की बातें मैंने बता दी, अगर यहां तक कोई सवाल करना चाहे तो आप जो है वो, मैं 2 मिनट बाद आपको ये मौका दूंगा। एक फॉर्मूला मैंने और ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, वो हम अभी और समझ लेते हैं। देखिए, जहां पर मैंने कॉस थीटा निकाला है, कॉस थीटा इक्वल एक्स ओवर आर, मैंने अभी रेड कलर से बॉक्स किया, हो सकता है आप देख भी पा रहे हो। अगर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे मालूम है कॉस थीटा इक्वल एक्स ओवर आर। तो एक्स क्या बन जाएगा? आर कॉस
थीटा। अच्छा, अब ये जो आर है ना, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप एग्री करेंगे, क्या मैं कह सकता हूं ये आर बेसिकली एक्स नॉट है, एम्पलीट्यूड है, क्योंकि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मैक्सिमम ए तक जा सकता है। ओ से ए तक रेडियस है सर्कुलर मोशन के लिए, और ओ से ए तक एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिव मोशन के लिए। तो जहां पर आर है वहां पर हम लिखते थे एक्स नॉट, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स नॉट कॉस थीटा। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस इक्वेशन की एक अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी सर्कुलर मोशन बेसिकली इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो इनिशियली उसका एंगल कितना था, 0। लेकिन जरूरी तो नहीं कि ऐसी मोशन हो, ये भी तो मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट अपनी मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट करे। तो ये एक डायमीटर है, ये गालिबन दूसरा डायमीटर बन जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर अपनी मोशन यहां से स्टार्ट करेगा और फिर वो यहां तक पहुंचेगा, तो वो ऑलरेडी पहले से किसी एंगल पे मौजूद है। इस एंगल को कहते हैं इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल। अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसके अंदर दो एंगल आ जाएंगे, एक इनिशियल फेज एंगल और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो आप फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते थे, x इक्वल एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस फाई, where theta is the angular displacement traveled by the particle and phi is the initial phase angle। ये सारी इक्वेशन मुझे याद नहीं पड़ता है कि ये इक्वेशन एप्टीट्यूड में कभी बहुत फ्रीक्वेंटली कभी पूछी गई हो। पिछले 20 सालों में शायद ही एक दफा कहीं पे ये आपके पास आई हो कि x इक्वल एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस फाई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को जनरलाइज मान लूं और आप सोचें, बॉडी अपनी पोजीशन, अपनी मोशन हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करती है, तो फाई की वैल्यू 0 बन जाएगी, आप वापस इस रिलेशन पे पहुंच जाएंगे। तो आज मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बुनियादी बातें बता दी, एक्सेलरेशन बता दी, टाइम पीरियड बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया। एक बात अगर आपको और बता दूं तो बल्कि नहीं, मैं चले वो अगली क्लास में बताऊंगा। यहां तक कि वर्किंग में अगर आप में से किसी के भी जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट है। जी साइमन सर, ये डायमीटर तो हम कहीं से भी ले सकते हैं ना, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या दरमियान में। तो हम इनिशियल फेज क्यों लेते हैं, हम उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखें, मैंने तभी बड़ा जुमला इस्तेमाल किया था सोच समझ के कि अगर पार्टिकल अपनी मोशन हॉरिजॉन्टल से शुरू नहीं करता तब इनिशियल फेज आ जाता है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल को नॉर्मली अपना रेफरेंस मानते हैं, एक्स एक्सिस। अगर पार्टिकल किसी और डायमीटर के अक्रॉस मूव कर रहा है तो वो ऑलरेडी किसी एंगल पे मौजूद होगा। ठीक है, देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाऊं, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टिकल ने यहां से मूव किया और यहां तक आ गया। अब अगर आप कहें कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं, तो वो पूरा एंगल जो है वो ज्यादा आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कम है, पार्टिकल का एंगल ज्यादा है, तो हमें इनिशियल फेज उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है कुछ? ओके, अगर आप में से कोई और बच्चा कोई और सवाल करना चाहे तो आप जो है वो हाँ बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। जी सोनिया। सर मुझे ये पूछना था कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है, तो सर उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी इस मतलब मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है, इसलिए वेलोसिटी होती है? नहीं, वो उसका रीजन जो है वो अभी मैं असल में जो अगली इक्वेशन ड्राइव करवाना चाह रहा था वो स्पीड की करवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा वक्त कम है, इंशाल्लाह अगली क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्पीड अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, वरना आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम से मेन की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो एक्सिलरेट होता है, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है, तो मीन पे आके स्पीड मैक्सिमम होती है। बहरहाल हम अगली क्लास में स्पीड ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले से बात और वाज़ेह हो जाएगी। ठीक,
तो मैं लेक्चर जो है वो अभी फॉरन जो है वो दूसरी क्लास है, तो मैं लेक्चर शाम तक जो है आपसे डेफिनेटली शेयर कर लूंगा. इफ आई फॉरगेट यू कैन जस्ट गिव मी अ सॉफ्ट रिमाइंडर, और फिर हम यहीं से जो है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक. नाउ आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास.